हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएनएसएस की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जीपीएस सर्वे एंड एप्लीकेशंस। तो मेन जो मेरा इस यूनिट में फोकस रहेगा वो हमारे पास मेजरिंग टेक्निक्स में रहेगा, क्योंकि ये गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और एक बार ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए तो हम जो ऑप्शंस आते हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं गेट एग्जाम्स में या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं कि जीपीएस सर्वे मतलब कि जीपीएस से हम रीडिंग ले रहे हैं। तो डीजीपीएस भी हमने देखा था, आज हम जीपीएस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फील्ड ऑफ द एडवांस सर्वेइंग एंड नेविगेशन हैज ट्रेमेंडसली बेनिफिटेड बाय यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आजकल का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है नेविगेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि आजकल हर जगह यूज होता है, हर एक फ़ोन में मिलेगा, व्हीकल में भी मिलता है, जिससे कि नेविगेशन के लिए या फिर किसी की लोकेशन जानने के लिए यूज होता है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है जीपीएस टेक्नोलॉजी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तब हमें पैसे खर्च करने होते हैं। मैनी ऑफ द क्रिटिकल सिचुएशंस इन द सर्विंग और नेविगेशन आर नाउ ईजिली एंड प्रिसाइजली सॉल्व टू एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। तो हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी आजकल देखा जाता है व्हाट्सएप पे जल्दी से लोकेशन शेयर कर दी जाती है अपने घर की, तो जिसके अंदर हमारे पास एक्यूरेसी लिखी आती है 5 मीटर, पहले 25 मीटर होती है, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जितनी देर तक रखते हैं हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ती जाती है और जो ये एरर है हमारे पास कितने वो कम होता जाता है। तो बहुत ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है। सर्विंग इज़ द साइंस एंड टेक्निक ऑफ द accurately determining the terrestrial or three-dimensional space positions of points, the distance and angles between them. Surveying with GPS can be extremely productive, and GPS has the advantage that the accuracy of the collected data is not dependent on the skill of the instrument operator. तो ये देखा जाए कि जीपीएस सर्वे कर रहे हैं, सर्वेइंग के भी टेक्निक्स हैं हमारे पास जो एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन अगर जीपीएस के साथ करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट मिलता है, उसके साथ एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जीपीएस सर्वे को हम यूज करते हैं आजकल। और इसके लिए ये जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड नहीं करती है कि जो ऑपरेट कर रहा है उसको ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना आता है नहीं आता। मीन्स हमारे पास उसको चलाना आना चाहिए बस, कि जीपीएस रिसीवर्स को ऑन कैसे करते हैं और कितनी देर के लिए कैसे रखना होता है और कहाँ किस पॉइंट की लोकेशन चाहिए। बाकी जो भी है जीपीएस रिसीवर खुद से खुद करता है, और जो भी उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है जो भी वो खुद से डेटा को स्टोर करता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है जीपीएस के, जो हम आजकल कन्वेंशनल सर्विंग मेथड से अगर जीपीएस सर्वे करते हैं तो क्या एडवांटेज होता है हमें और क्या डिसएडवांटेज होता है वो देख लेते हैं। पहले एडवांटेज देख लेते हैं। द सेवरल एडवांटेज ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट सर्विंग टेक्निक्स ओवर कन्वेंशनल सर्विंग आर लिस्टेड बिलो। इंटरविजिबिलिटी बिटवीन स्टेशंस इज़ नॉट नेसेसरी। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हमारे पास इंटरविजिबिलिटी होना ज़रूरी नहीं है। ये है कि सैटेलाइट्स उस पॉइंट्स पर दिखने चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेशंस आर वेदर इंडिपेंडेंट बिकॉज जीपीएस यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसमिट द सिग्नल। उसके बाद जो ऑपरेटर होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, रिसीवर जो खुद के खुद हमारे पास सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करके स्टोर करता है डेटा को, जो भी आउटपुट आता है। फिर उसके बाद अगर हमें करेक्शन अप्लाई करने होते हैं तो उसके बाद करेक्शन अप्लाई करके आउटपुट निकालते हैं। Because of the generally homogeneous accuracy of the GPS serving, the survey points are placed wherever they are required and need not to be located at evenly distributed site to satisfy intervisibility और network geometry। अब ये जो इंटरविजिबिलिटी की बात है कि अगर कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो है विजिबल हो। मेन है कि वहाँ पे सैटेलाइट्स हमारे पास मिनिमम 4 सैटेलाइट्स पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही उस पॉइंट तक, तभी हमारे पास उसकी लोकेशन मिल पाएगी। तो इंटरविजिबिलिटी आपस में ज़रूरी नहीं है, तो हम जो भी पॉइंट्स है अपने हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जीपीएस कैन बी यूज राउंड द क्लॉक फॉर डेटा लॉगिंग पर्पजेज। जीपीएस प्रोवाइड 3-dimensional इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, 3D डेटा देता है। उसके बाद हमारे पास है हाई एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड विद रिलेटिवली लेस एफर्ट। इन जनरल जीपीएस सर्वे रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट। जीपीएस सर्विंग इज मोर एफिशिएंट, most efficient, more flexible and less time consuming because not required intervisibility of stations and of network independent site selection procedure। तो जहाँ पे जिस पॉइंट की हमें लोकेशन चाहिए, पोजीशनिंग चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, उस पॉइंट पर जीपीएस रिसीवर रखा और हमें कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। तो इंटरविजिबिलिटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो जल्दी जल्दी हम
सर्वे कर सकते हैं। और साथ के साथ हमारे पास कुछ ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है, तो मोस्ट एफिशिएंट भी और फ्लेक्सिबल भी है साथ के साथ। लेकिन अब जितना फ़ायदा मैंने आपको दिखाया, अब उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जीपीएस कैन नॉट टॉलरेट स्काई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स होता है वो आते ही आते हैं हमारे पास। उनकी वजह से जो एरर आता है जीपीएस डेटा में वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कुछ ना 1 मीटर या जो भी उसकी लिमिट होती है उतने एरर आता ही है उसमें। Therefore, GPS surveying cannot be used where obstructions exist to the signal by overhanging structure, although the antenna can be raised above the obstruction. GPS surveying cannot be used for underground sites and have limited application in densely settled और urban और forest areas। तो जहाँ पे हमें मिनिमम 4 सैटेलाइट्स मिलेंगे नहीं, मीन्स कि रिसीवर तक अगर 4 सैटेलाइट्स का सिग्नल पहुँचेगा नहीं तो हमारे पास उसकी पोजीशन मिलेगी नहीं उस पॉइंट्स की। तो हमारे पास डेंसली फॉरेस्ट में या फिर हमारे पास अंडरग्राउंड साइट्स में या फिर वाटर के अंदर ये जीपीएस सर्वे यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, पर ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है। हाई एफिशिएंसी हैज़ इट्स प्राइस। अगर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी को डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। एफिशिएंट यूज ऑफ जीपीएस रिक्वायर दैट ट्रेवल टाइम बिटवीन स्टेशन इज कट इन ऑर्डर टू मैच द सेविंग्स इट ऑन साइट टाइम। GPS is an attractive technology for use in rugged and inhospitable terrain, as station intervisibility is not necessary for GPS surveying. However, the logistical problems of transporting and supporting several field parties are still difficult. इंटरविजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम आती है कि रिसीवर्स के जो भी ट्राइपॉड वगैरह अगर यूज करते हैं या फिर रोवर होता है उसको अगर पुटअप करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटी की डिफ़िकल्टीज आती हैं। और हेलीकॉप्टर्स में भी यूज नेसेसरी फॉर सर्वेइंग द कॉस्ट ऑफ द सर्वे विल डेफिनेटली रेज। मीन्स के अगर हमें एक से दूसरी लोकेशन पे हम उस पॉइंट की पोजीशन तो जान सकते हैं, लेकिन वहाँ तक हमारे पास जो भी टेक्निक्स है जीपीएस से रिलेटेड जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको उस पोजीशन तक पहुँचाना, उस पॉइंट तक पहुँचाना पड़ेगा। तो अगर हम हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। जीपीएस सर्वे जनरली टारगेटेड टू सेटिस्फाई ए स्पेसिफाइड सर्वे नीड। तो जनरली अगर बहुत जल्दी और एक्यूरेट अगर पैसा है हमारे पास तो इसको यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस वुड हैव टू एस्टेब्लिश 2 इंटरविजिबल स्टेशंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर एजिमुथ डेटा फॉर यूज बाय कन्वेंशनल सर्वे मेथड्स। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स पर कम से कम इंटरविजिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि हम कन्वेंशनल सर्वे मेथड का भी यूज़ करके एजिमुथ डेटा उसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकें। तो 2 पॉइंट्स की इंटरविजिबिलिटी स्टेशन की जो होनी चाहिए, इंटरविजिबिलिटी होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम जीपीएस मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इफ़ दे आर यूजफुल फॉर कन्वेंशनल सर्वे एप्लीकेशन। अगर हम किसी कन्वेंशनल सर्वे एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स आएंगे जीपीएस से उसके अंदर जो भी एरर है उसके लिए करेक्शन अप्लाई होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब कि जो इसके अंदर का जो डेटा फॉर्मेट होता है वो दूसरे जो कन्वेंशनल मेथड से लिया है उसमें मैच होना चाहिए, तो हमारे पास ट्रांसफर करना उसका ज़रूरी होता है। तो ये सब एप्लीकेशन वो डिफ़िकल्ट होता है, अब वो सभी किसी को आता नहीं है, उसका प्रोसेसिंग करना भी सभी को नहीं आता है, तो उसके लिए डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। GPS survey requires strategies for planning field operations for data collection along with the different data analysis method to be developed. GPS नेविगेशन वर्सेस जीपीएस सर्वे। मैंने आपको बताया था कि जीपीएस का नेविगेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करना और सर्वेइंग के लिए यूज़ करना दोनों डिफरेंट बात है। तो many people are not able to differentiate between these two. The distinction between the two can be made based on a number of criteria which are as follows. GPS surveying is mostly associated with the traditional functions of the establishing geodetic control. तो जीपीएस सर्वे से हम क्या क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं? जियोडेटिक कंट्रोल, सपोर्टिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, कैडेस्ट्रियल सर्वे जो फील्ड वगैरह के लिए, जो प्लॉट्स वगैरह के लिए काटने के लिए यूज़ होता है, मेकिंग ऑफ मैप्स के लिए यूज़ हो सकता है। वेयर एज जीपीएस नेविगेशन सपोर्ट द सेफ पासेज ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर वाइल अंडरवे एंड इट्स पॉइंट ऑफ अराइवल। तो नाम से पता चल रहा है अगर हमें किसी सर्वे के लिए यूज़ करना है या कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज़ करना है या फिर किसी
मैप बनाने के लिए यूज करना है तो हमारे पास जीपीएस सर्वे करेंगे। लेकिन एक से दूसरी पोजीशन के लिए कोई भी चीज़ पहुंचानी है या वेसल वगैरह को पासेस देना है तो उसके लिए नेविगेशन यूज करेंगे। नेविगेशन का मतलब है एक से दूसरी जगह को लोकेट करना, उसको डायरेक्शन देना। और सर्वे का मतलब है कि जो भी प्रेजेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। According to the operational aspects such as the real-time absolute positioning aspects of the navigation is very essential as opposed to the post-process relative positioning characteristic of the GPS सर्विंग। तो GPS सर्वे के केस में हम जो है रियल टाइम वाला एस्पेक्ट भी लगा सकते हैं, रियल टाइम वाला जीपीएस सर्वे के टाइम पर लगा भी सकते हैं और स्टैटिक वाला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब नेविगेशन एक से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमारे पास रियल टाइम वाला यूज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी एरर उस टाइम पे आ रहा है, क्योंकि हमें एक से दूसरी जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है तो रियल टाइम पर जो उसकी डायरेक्शन है और जो उसकी नेविगेशन है उसको साथ के साथ एक्यूरेट करना पड़ेगा, तो रियल टाइम वाला यूज करेंगे। लेकिन जीपीएस सर्वे के केस में हमारे पास रिलेटिव पोजिशनिंग वाला पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। रियल टाइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रियल टाइम भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नेविगेशन के लिए हमारे पास रियल टाइम होना ज़रूरी है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेजरमेंट मेड एंड द जीपीएस इंस्ट्रूमेंटेशन यूज, जीपीएस सर्विंग रिसीवर्स आर एक्सपेंसिव। सर्विंग के लिए जो रिसीवर्स यूज होते हैं वो महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू द जीपीएस नेविगेशन के लिए जो रिसीवर्स यूज होते हैं। द प्राइमरी मेजरमेंट्स इन द जीपीएस नेविगेशन इज द स्यूडो रेंज which is dealt in a casual and a relaxed manner. GPS serving require a more careful treatment of the biases during the data processing. तो GPS सर्वे के लिए हमारे पास जो D1, D2, D3 और D4 कैलकुलेशन था स्यूडो रेंजेस का, वो सर्विंग के लिए ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द नेविगेशन, क्योंकि रियल टाइम है हमारे पास, तो जितना सैटेलाइट्स मिलेगा उतने से डिस्टेंस कैलकुलेट करता जाएगा और एरर को एक्यूमुलेट करता करेक्शन अप्लाई करता जाएगा। लेकिन जीपीएस सर्विंग के केस में हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को, तो उसके लिए ये बहुत एक्यूरेसी और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास। अब ये जिसके ऊपर फोकस करना है वो है हमारे पास जीपीएस मेजरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है और डायग्राम के बेस पे हम समझेंगे। 5 टेक्निक्स हैं हमारे पास, पाँचों गेट एग्जाम्स के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है हमारे पास स्टैटिक। तो जो स्टैटिक जो जीपीएस होता है या फिर जीपीएस सर्वे जो होता है स्टैटिक, वो क्या होता है? दिस इज़ यूज फॉर मेजरिंग लॉन्ग बेस लाइन्स यूजुअली 20 किलोमीटर और मोर। दिस सर्वे ऑफर्स हाई एक्यूरेसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बट इज़ कंपैरेटिवली स्लो। मतलब कि जब बहुत लंबी लाइन का सर्वे करना होता है जनरली 20 किलोमीटर रेंज का, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और एक्यूरेसी भी हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा मिलती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लेते हैं कि इन स्टैटिक सर्वे वन रिसीवर इज प्लेस्ड ऑन अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर नोन एक्यूरेटली इन WGS 84 एंड इज नोन एज रेफरेंस रिसीवर। द अदर रिसीवर इज प्लेस्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस लाइन एंड इज नोन एज द रोवर रिसीवर। मान लो कि एक लाइन है 20 किलोमीटर का, अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो एक पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जिसकी लोकेशन हमारे पास नोन है, तो जिसकी लोकेशन नोन है उसके ऊपर जो रिसीवर रखा जाता है उसको हम रेफरेंस रिसीवर कहते हैं। जिसका हमारे पास लोकेशन नोन है WGS 84 के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है हमारे पास, और जो दूसरे पॉइंट्स पे रखा जाता है रिसीवर उसको हम रोवर रिसीवर कहते हैं। तो नोन वाले को रेफरेंस रिसीवर और जिसका अननोन जिसके हमें निकालना होता है उसको रोवर रिसीवर कहते हैं। देन एट बोथ द स्टेशंस डेटा इज रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली एट द सेम रेट। The data collection rate may be typically set to 15, 30 or 60 seconds. The receivers have to collect data for a certain length of time. The time is influenced by the number of satellites observed and the satellite's geometry or dilution of precision DOP and by the length of the line. तो हमारे पास दोनों जो भी रिसीवर्स थे, एक रोवर रेफरेंस रिसीवर था और एक रोवर रिसीवर था, ये दोनों सेम टाइम पे और सेम टाइम पीरियड के लिए रखे जाते हैं। वो 15 सेकंड, 30 सेकंड या 60 सेकंड, जितने ज़्यादा टाइम के लिए उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। लेकिन ये डिपेंड जो होता है कि कितना टाइम के लिए रखना है, वो नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स कितनी विजिबल है उस पॉइंट्स पे, उस पर डिपेंड करता है हमारे पास, और साथ के साथ लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है। एज ए रूल ऑफ द थंब द ऑब्जर्वेशन टाइम इज़ ए मिनिमम ऑफ 1 आवर फॉर 20 किलोमीटर लाइन विद 5 सैटेलाइट्स। मतलब कि जो
20 किलोमीटर का सर्वे कर रहे हैं किसी भी लाइन का, तो 1 घंटे के लिए रखेंगे और एक टाइम पे एक लोकेशन मिनिमम 5 सैटेलाइट्स जो होनी चाहिए। लॉन्गर लाइन्स रिक्वायर लॉन्गर ऑब्जर्वेशन टाइम्स, जितना ज़्यादा सर्वे का लेंथ बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा। वंस एनफ डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड द रिसीवर्स कैन बी स्विच्ड ऑफ, द रोवर रिसीवर कैन देन बी मूव टू द नेक्स्ट बेस लाइन। तो रेफरेंस रिसीवर तो एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन रोवर रिसीवर क्या है, नेक्स्ट अगली पोजीशन पर चेंज हो जाएगा। ये वाला सेम रहेगा जिसका पॉइंट हमें, जिसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता है हमें। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ स्टैटिक सर्वे, यू शुड रीड दिस सेक्शन अलॉन्ग विद द फिगर। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि UVWXY इज़ द नेटवर्क दैट हैज़ टू बी मेजर्ड विद 3 रिसीवर्स दैट आर प्लेस्ड ऑन U, V एंड Y। तो हमारे पास 3 रिसीवर्स हैं जो U, V और Y पे प्लेस किए गए हैं पहले स्टेप में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ U आर नोन इन WGS84 GPS डेटा इज रिकॉर्डेड फॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टाइम। After the required length of time, the receiver that was at Y moves to X, V moves to W. Now the triangle UWX is measured. Step 2 में क्या, अगेन receiver at U moves to Y and receiver at W moves to V, and the triangle VXY is measured. Then the receiver at V moves back to W and the line YW is measured. Finally the network UVWXY is measured. तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो डायग्राम से देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में हमारे पास U जो है वो हमारे पास रेफरेंस रिसीवर है, और जो बाकी पॉइंट्स हैं U, Y वो हमारे पास रोवर रिसीवर है जो मूव करते हैं हमारे पास। ये देखिए रेफरेंस रिसीवर जिसकी हमें पोजीशन पता होती है, और रोवर रिसीवर जिसको हम एक से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है हमारे पास स्टैटिक के केस में, जैसे कि U है, Y V है, W है, X है, Y है, ये सारे के सारे पॉइंट्स की हमें पोजीशन और टाइम पीरियड के लिए हमें इनका डेटा चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है, U हमारे पास रेफरेंस रिसीवर रहा और V और Y पे 2 अदर रिसीवर रखे, तो हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या करते हैं कि Y वाले रिसीवर को X पे रखते हैं और V वाले को W पे रखते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास U पे तो है रिसीवर, उसके साथ साथ क्या है, अब X पे रिसीवर हो गया और हमारे पास W पे रिसीवर हो गया, तो ये वाला मेजर हो गया। और टाइम पीरियड के लिए हमें रखना है, जैसे 1 घंटा, 1 मिनट या 5 मिनट के लिए हमें ये एक रिसीवर को रखना पड़ेगा। अगर 20 किलोमीटर का लेंथ होता है तो 1 घंटा रखना होता है, वो थंब रूल है। तो अब हमारे पास क्या है, ये वाला मेजर हो गया और ये वाला मेजर हो गया, लेकिन ये वाला बचा है। तो ये वाला मेजर करने के लिए क्या करेंगे, वापस से U वाले को Y पे लाएंगे और ये वाले को W वाले को V पे ले जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट में ये वाला मेजर हो जाएगा, ये ट्रायंगल X Y और X V और Y वाला। फिर हमारे पास एक ये लाइन बचेगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, V वाले को W पे ले आते हैं। तो ये जब फॉर्म हो गया तो इसका मतलब कि सारा जितने भी पॉइंट्स थे और जितने भी ट्रायंगल के बेस पे हमने मेजर कर लिए, तो जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम प्रोसेस करते हैं। तो जितने टाइम पीरियड के लिए उसको रखना है वो डिपेंड करता है हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन पे, और जो भी फैक्टर्स थे हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है। साथ के साथ हमारे पास DOP पे, डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन पे डिपेंड करता है। GDOP होता है, ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन होता है, उसके साथ लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी ऑब्जर्व है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक डायग्राम बनाते हैं स्टैटिक सर्वे के अंदर, जिसके हमारे पास हर एक पोजीशन के ऊपर स्पेशली रखने के बाद डेटा को कलेक्ट किया जाता है फॉर ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। फिर उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करके जो भी एक्यूरेसी आती है, जो रोवर रिसीवर है और जो हमारे पास
रेफरेंस रिसीवर है उस पर कितना एरर आ रहा है उसके बेस पे प्रोसेसिंग करके एक्यूरेट पोजीशन निकाला जाता है। सेकंड आता है हमारे पास रैपिड स्टैटिक। रैपिड स्टैटिक सर्वे यूज्ड फॉर डेंसिफाइंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स एंड एस्टेब्लिशिंग लोकल कंट्रोल नेटवर्क्स। लोकल कंट्रोल नेटवर्क्स के लिए रैपिड स्टैटिक जीपीएस सर्वे टेक्निक यूज की जाती है। इट ऑफर्स हाई एक्यूरेसी ऑन बेस लाइन अप टू 20 किलोमीटर इज मच फास्टर दैन द स्टैटिक टेक्निक। इन दिस टाइप ऑफ सर्वे a reference point is chosen and one or more receivers operate with respect to it. When starting work in an area where no GPS surveying has previously taken place, तो रैपिड स्टैटिक जो है एक तो एक्यूरेसी देता है जिसकी लेंथ अप टू 20 किलोमीटर है। उसके साथ साथ नाम से पता चल रहा है रैपिड स्टैटिक मतलब कि ये स्टैटिक वाले से फास्ट तरीका है। इसमें क्या है कि रेफरेंस पॉइंट एक ही चूज करते हैं और जो भी रोवर्स होते हैं उसके बेस पे दूसरे मूव करते हैं। वैन स्टार्टिंग वर्क इन एन एरिया वेयर नो जीपीएस सर्वेइंग हैज प्रीवियसली टेकन प्लेस द वेरी फर्स्ट टास्क इज टू ऑब्जर्व इन नंबर ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्यूरेटली नोन इन द लोकल सिस्टम। जहाँ तक आज तक कभी सर्वे नहीं किया गया लेकिन जैसे इंडिया में होता है हर जगह भी होता है कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट के बेस पे पूरा कंट्री जो है सर्वेड होता है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वे आज तक नहीं किया गया है तो कुछ ऐसे पॉइंट देखने पड़ेंगे लोकल सिस्टम्स के जो कि कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हमारे पास नोन होंगे। तो नोन कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले चूज करना है और उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स का हमें सर्वे करना है या डेटा चाहिए उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। एटलीस्ट 4 नोन पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुड बी ऑब्जर्व। तो कितना भी बड़ा एरिया अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 4 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिसके पास लोकेशन हमारे पास नोन होती है। द रेफरेंस रिसीवर इज यूजुअली सेटअप एट ए नोन पॉइंट। इफ नो नोन पॉइंट इज अवेलेबल इट कैन बी सेटअप एनीवेयर विद इन द नेटवर्क। द रोवर रिसीवर देन विजिट ईच ऑफ द नोन पॉइंट्स। द लेंथ ऑफ द टाइम that the rovers must observe for at each point is related to the baseline length for the reference and GDOP geometric dilution of precision। तो अगर हमारे पास इस पॉइंट ऑफ एरिया में जहाँ पे हमें सर्वे करना है कोई भी नोन पॉइंट नहीं है तो हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है जिसका नोन होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। लेकिन किसी का भी अगर नोन नहीं है तो हम इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में कहीं पे भी रोवर को रख सकते हैं और उसके बाद जितने रेफरेंस रिसीवर को रख सकते हैं और जितने भी रोवर रिसीवर होते हैं फिर बाकी नोन पॉइंट्स पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो कि डिपेंड करता है GDOP पे उसके ऊपर ले जाके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इसका भी डायग्राम दे रखा है हमारे पास। तो इसमें भी सेम एग्जांपल दे रखा है स्टैटिक की तरह लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड है। इसमें क्या है UVWXY है जो कि हमारे पास UVWXY है जो कि हमारे पास किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमें सर्वे करना है। लेकिन R क्या है हमारे पास हमारे पास रिसीवर का जो है रेफरेंस रिसीवर जो है उसकी पोजीशन माना है। अब क्या हमारे पास 2 ही रिसीवर है। यहाँ पे क्या है एक रिसीवर जो है U पे रख दिया और रोवर वाले रेफरेंस रिसीवर तो R पे रहेगा और दूसरा रिसीवर W पे रख दिया। तो पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी हमने GDOP के हिसाब से सेलेक्ट किया टाइम पीरियड उतने टाइम के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे U पे और W पे। उसके बाद क्या करना है सिंपल है इन दोनों रिसीवर्स को उठा के बाकी 3 पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट्स पे रख देना है। तो हमने क्या किया U वाले को V पे रख दिया और W वाले को X पे रख दिया। तो हमारे पास पहले तो U और W की रीडिंग आ गई उसके बाद हमारे पास क्या X और V की रीडिंग आ गई। फिर हमारे पास क्या बचा सिर्फ Y बचा। तो इन दोनों में से X वाले रिसीवर को हमने Y पे रख दिया। तो जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उन पे रोवर रिसीवर को रख दिया और डेटा कलेक्ट कर लिया किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पीरियड के लिए। तो ये रैपिड स्टैटिक हो गया। और R पे क्या है हमारे पास रेफरेंस रिसीवर रहेगा ही रहेगा। तो जिससे कि पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे डेटा को तो एरर कितना आ रहा है वो करेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल से तरीके हैं। मेन पूछा जाएगा कि रैपिड स्टैटिक ज़्यादा फास्ट है या स्टैटिक और कैसे हमारे पास एक्यूरेसी किस में ज़्यादा मिलती है तो वो सारी चीज़ें ध्यान देनी है। ये तो नॉर्मल है डायग्राम से इजीली समझ में आ जा रहा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास जो इसमें देखना है वो है
काइनेमेटिक। काइनेमेटिक तो है, उसके बाद इसके आगे जो आएगा रियल टाइम काइनेमेटिक, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइनेमेटिक क्या होता है? वो तो स्टैटिक था कि हमने पर्टिकुलर एक पॉइंट पर रख के डेटा कलेक्ट कर लिया। काइनेमेटिक का मतलब है मूवमेंट से रिलेटेड है। द काइनेमेटिक सर्वे टेक्निक इज टिपिकली यूज फॉर द डिटेल सर्विंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रेजेक्ट्रीज। इट इज़ ए वेरी एफिशिएंट वे ऑफ मेजरिंग मैनी पॉइंट्स डेटा आर क्लोज टू। काइनेमेटिक के अंदर हमारे पास एफिशिएंट वे है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उनका डेटा कलेक्ट करना। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ए मूविंग रोवर। हमारे पास उसमें मूव नहीं कर रहा था रोवर, जो था पहले डेटा ले रहा था फिर कैलकुलेट कर रहा था, वो डेटा को स्टोर कर रहा था, तब हम दूसरे पॉइंट्स पे जा रहे थे। इसमें क्या एक मूविंग रोवर रहता है हुज पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द रेफरेंस। और रेफरेंस तो रहेगा हमारे पास एक रिसीवर, उसके रिलेटिव हमारे पास साथ के साथ उस रोवर रिसीवर की पोजीशन कैलकुलेट करते रहते हैं। फर्स्टली द रोवर हैज़ टू बी परफॉर्म व्हाट इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन। दिस इज एसेंशियली the same as measuring a rapid static point. The reference and rover are switched on and should remain absolutely stationary for 5 to 20 minutes. अब जैसे कि हमारे पास जो रोवर रिसीवर है वो मूव करता रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक टर्म देखना है इनिशियलाइजेशन। दोनों को क्या इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसी के रिलेटिवली तभी तो हम उसको रिलेटिव पोजीशन हम उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या इनिशियलाइजेशन चाहिए। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या है, हमने दोनों को ऑन किया। एक हमारे पास है रोवर रिसीवर और दूसरा हमारे पास है रेफरेंस रिसीवर। दोनों को हम स्टार्ट करके 5 से 20 मिनट तक रखते हैं। आफ्टर दिस पीरियड द रोवर मे देन मूव फ्रीली। द यूजर कैन रिकॉर्ड पोजिशंस एट ए प्री डिफाइंड रिकॉर्डिंग रेट, कैन रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट पोजिशंस और रिकॉर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो अब क्या हमारे पास जो रेफरेंस रिसीवर है वो तो एक पोजीशन पर रहता है, लेकिन जो रोवर रिसीवर है उसको हम फ्रीली मूव कराते हैं। जिस पॉइंट की लोकेशन चाहिए, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, उस पर जाके हम उसको मूव कराते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास पोजीशन मिल जाती है और साथ के साथ रिकॉर्डिंग रेट हमारे पास मिल जाता है, या फिर हम दोनों भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उस रोवर रिसीवर में। दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। इफ़ at any time less than 4 satellites are tracked by the rover receiver, you must stop and move into a position where 4 or more satellites are tracked and perform an initialization again before continuing. तो सिंपल है कि स्टैटिक में हम रोवर और रेफरेंस को दोनों को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखते हैं, लेकिन काइनेमेटिक में क्या होता है कि जो रोवर रिसीवर होता है उसको हम फ्रीली मूव करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या इनिशियलाइजेशन कराना है। अब मान लो कि हम मूव कर रहे हैं और कहीं पर 4 सैटेलाइट से कम हमें मिल रही हैं, किसी डेंस फॉरेस्ट में चले गए, वहाँ पर 4 सैटेलाइट नहीं मिल रही हैं, तो हमें दोबारा से इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा उस रोवर रिसीवर का। और अगर 4 सैटेलाइट्स किसी पॉइंट पर मिल रही हैं तो हम जनरली उसको रोवर रिसीवर को मूव कराते रहते हैं और अपने डेटा को वो स्टोर करता रहता है। तो ये हमारे पास काइनेमेटिक चेन कहलाती है, इसलिए इसका नाम जो है काइनेमेटिक जीपीएस सर्वेइंग टेक्निक नाम है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में क्या इनिशियलाइजेशन कराते हैं, 5 से 20 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ते हैं और फिर सेटिंग करते हैं, इनिशियलाइजेशन कराते हैं। रेफरेंस आर और रोवर, ये रोवर है जो मूव करेगा और ये रेफरेंस रिसीवर है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द रोवर कैन बी मूव एंड द पोजिशंस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्री डिफाइंड इंटरवल R1। तो रिसीवर तो यही रहेगा जो रेफरेंस रिसीवर है। जो रोवर रिसीवर है वो पहले R पे था, फिर ये मूव करता है R2 पे, और इसको जहाँ पर भी हमें ले जाना है, जिस पॉइंट की भी लोकेशन चाहिए, जैसे कि ये पॉइंट्स शो कर रखे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को वो रिकॉर्ड करता जाता है। तो पोजीशन कैन ऑल्सो भी रिकॉर्डेड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट R2 R1, जितनी भी पोजीशन पे चाहिए उस पर मूव कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे काइनेमेटिक समझ आ गया और स्टैटिक क्या है। स्टैटिक मतलब एक जगह रुकना और काइनेमेटिक मतलब चलना। उसके बाद हमारे पास ये 2 टेक्निक और है, एक है RT के और एक है हमारे पास स्टॉप एंड गो। तो RT के देखते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे गेट में। RT का क्या रियल टाइम काइनेमेटिक है। यूजेज अ रेडियो डेटा लिंक टू ट्रांसमिट सैटेलाइट डेटा फ्रॉम द रेफरेंस टू द रिसीवर। दिस enables coordinates to be calculated and displayed in the real time as the survey is being carried out। जैसे कि हमने काइनेमेटिक के अंदर रोवर को, जो रोवर रिसीवर था R, उसको मूव करा रहे थे। अब मूव करा रहे थे लेकिन रेफरेंस रिसीवर वहीं पे था।
अब जो भी करेक्शन अप्लाई करना है वो रियल टाइम में करना है, तो उसको रियल टाइम काइनेमेटिक कहते हैं। कि जो भी डेटा इसको रेफरेंस को रोवर रिसीवर तक पहुंचाना होता है, वो डेटा लिंक को साथ के साथ रियल टाइम पे उस डेटा को पहुंचाता है, और जो भी करेक्शन अप्लाई करते हैं वो साथ के साथ रियल टाइम में करेक्शन अप्लाई होता रहता है। जैसे जैसे सर्वे चल रहा है वैसे वैसे करेक्शन अप्लाई हो रहा है, तो रेफरेंस से रोवर तक जो डेटा लिंक है वो साथ के साथ रियल टाइम में पहुंचता रहता है, तो इसको RTK कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। रियल टाइम काइनेमेटिक यूजेज है रेडियो डेटा लिंक टू ट्रांसमिट द सैटेलाइट डेटा फ्रॉम द रेफरेंस टू द रोवर। This enables coordinates to be calculated and displayed in the real time as the survey is being carried out. In RTK survey, the rover has a radio link and receives the signal broadcast from the reference. The rover also receives satellite data directly from the satellites. तो जैसे जैसे रेफरेंस है और रोवर है ये तो मूव कर रहा है, तो ये तो सैटेलाइट से डेटा को किसी भी पॉइंट्स की सैटेलाइट से डेटा को कैलकुलेट कर ही रहा है। साथ के साथ हमारे पास जो रेफरेंस रिसीवर है उससे भी जो भी डेटा भेजा जा रहा है, सिग्नल भेजा जा रहा है, उसको भी कैरी कर रहा है। द टू सेट्स ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड टुगेदर एट द रोवर टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी एंड देयरफॉर ऑब्टेन अ वेरी एक्यूरेट पोजीशन। तो जिससे क्या है कि एरर, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर हम किसी भी रिसीवर को रखेंगे तो वो अपनी बार बार कैलकुलेशन करता रहता है, अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है, और फिर जितने भी एरर आते हैं उसमें करेक्शन अप्लाई करके जितना भी करेक्शन खुद में अप्लाई करता है वो साथ के साथ रोवर को भी कराता रहता है, तो उसको डेटा सेंड करता रहता है। तो और ऑलरेडी जो रोवर रिसीवर होता है वो सैटेलाइट से भी डेटा कलेक्ट करता है, तो ये दोनों डेटा सेट्स का कलेक्शन जो होता है वो एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देता है। When it is tracking satellites and receiving data from the reference, it can begin the initialization process. After initialization, the rover can record point with the coordinate data. At this time, baseline accuracies will be in the 1 to 5 centimeter range. तो जैसे कि हमारे पास रोवर जो है वो सैटेलाइट से भी ट्रैक करता है और साथ के साथ रेफरेंस रिसीवर से भी डेटा को ट्रैक करता है, तो ये क्या इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को बिगिन कर देता है, जिससे कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है सैटेलाइट से रोवर के द्वारा, कोऑर्डिनेट जो डेटा से हो रहा है रिकॉर्ड, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जो कि 1 to 5 सेंटीमीटर रेंज तक की एक्यूरेसी हमें मिल सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द रेफरेंस रिसीवर। तो हमारे पास इसीलिए रोवर को आप कहीं पे भी मूव करा लो, लेकिन रेफरेंस जो रिसीवर है उसके कांटेक्ट में हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। तो सिंपल है, नाम से पता चल जाता है रियल टाइम काइनेमेटिक क्या है। इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम ये प्रोसेस और ये टेक्निक यूज करते हैं, जिसकी हमारे पास एक्यूरेसी कितनी मिल रही है, 1 to 5 सेंटीमीटर रेंज मिल रही है। उसके बाद है स्टॉप एंड गो, जिसके बेस पर मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देखा था गेट ज्योमेट्रिक्स में, तो इसको देख लेते हैं। स्टॉप एंड गो सर्विंग इज ऑल्सो नोन एज सेमी काइनेमेटिक। इसको क्या कहते हैं, सेमी काइनेमेटिक GPS सर्विंग मेथड्स। बोथ मेथड्स आर सेम इन द प्रिंसिपल, हाउएवर काइनेमेटिक सर्विंग टेक्निक्स serving requires no stops at the unknown points. The positional accuracy is expected to be higher with the stop and go serving, as the errors are averaged out when the receivers stop at the unknown points. स्टॉप एंड गो नाम से पता चल रहा है, जैसे कि रियल टाइम काइनेमेटिक या काइनेमेटिक जो होता है उसमें रोवर जो है वो मूव करता रहता है और वो जो भी अननोन पॉइंट्स आते हैं उनके डेटा को कलेक्ट करता रहता है। लेकिन स्टॉप एंड गो में क्या हमारे पास ये सेमी काइनेमेटिक कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस टेक्निक्स के अंदर हम कुछ स्टॉप्स लेते हैं जो अननोन पॉइंट्स होते हैं। अब किसी भी एक पॉइंट पर रुक गए रोवर रिसीवर को लेके, तो जो रेफरेंस रिसीवर है वो हमारे पास एवरेज करके एक्यूरेसी दे रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाएगी। तो इससे क्या है, जो भी एरर है हमारे पास वो एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास स्टॉप एंड गो में एज़ कम्पेयर टू काइनेमेटिक की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो पोजिशनल एक्यूरेसी इज एक्सपेक्टेड टू बी हाइयर विद द स्टॉप एंड गो सर्विंग, एज द एरर्स आर एवरेज आउट व्हेन द रिसीवर स्टॉप्स एट द अननोन पॉइंट्स। तो ये जो है कि एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, एक्यूरेसी जो है वो काइनेमेटिक से स्टॉप एंड गो की ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स जो है हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं गेट एग्जाम में, तो ये चीज़ें बस आपको याद रखनी। स्टॉप एंड गो में हमारे पास अननोन पॉइंट्स पे रिसीवर को स्टॉप करते हैं, लेकिन हमारे पास काइनेमेटिक में ऐसा नहीं है। तो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होती है, स्टॉप एंड गो की होती है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास याद करने वाले हैं।
The survey starts by determining the initial integer ambiguity parameters known as receiver initialization. Once the initialization is performed successfully, positioning accuracy of centimeter level can be obtained instantaneously. इसमें भी इनिशियलाइजेशन करता है, एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया तो हमारे पास सेंटीमीटर लेवल तक की एक्यूरेसी मिल जाती है. फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन द रोवर moves the first unknown point and after collecting about 30 seconds of data the rover moves without being switched off to the second point and the procedures are repeated. तो इसमें क्या होता है, जैसे रोवर को हमने एक पॉइंट पर रखा जिसका अननोन है डेटा, उस पॉइंट्स पर 30 सेकंड तक हमने डेटा को कलेक्ट किया. अब हमने स्विच ऑफ नहीं किया रोवर को, रोवर रिसीवर को अगले नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर दिया. अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. अगर ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन कर रखा है हमने तो उसको स्विच ऑफ नहीं करना है, उसको मूव करते रहना है. इट इज़ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स. और जैसे कि पहले बताया कि अगर किसी पॉइंट पर 4 सैटेलाइट्स नहीं मिल रही हैं तो हमें फिर से इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा. आर ट्रैक्ड इवन ड्यूरिंग द मूव, अदरवाइज द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस मस्ट बी रिपीट अगेन बाई री ऑक्यूपाइंग द प्रीवियस पॉइंट. तो सेम टू सेम इसका जो प्रिंसिपल है वो काइनेमेटिक का ही है. बस ये है कि अननोन पॉइंट्स पे इसको हम स्टॉप कर देते हैं और फिर उसके बाद मूव करते हैं, तो स्टॉप एंड गो नाम पड़ गया. तो हमारे पास इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द काइनेमेटिक. तो हमने स्टैटिक देख लिया. स्टैटिक मतलब कि किसी भी पॉइंट पर रुके और रहना जब तक कि हमारे पास जो भी टाइम इंटरवल हमने चूज़ किया है ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन के बेस पर, उतनी देर तक हम डेटा कलेक्ट करते हैं. रैपिड स्टैटिक जो है स्टैटिक से ज़्यादा फास्ट होता है. उसके बाद काइनेमेटिक है, उसके अंदर हमने रियल टाइम काइनेमेटिक देखा कि हम रेफरेंस से भी और सैटेलाइट से भी रोवर को डेटा सेंड करते रहते हैं. तो एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू द काइनेमेटिक रियल टाइम काइनेमेटिक की ज़्यादा होती है. उसके बाद है हमारे पास स्टॉप एंड गो, जिसकी काइनेमेटिक से एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. तो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास जो गेट एग्जाम्स या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं. उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस. एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करूँगा. छोटा सा लेक्चर बनेगा तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करता हूँ. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़िए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.